हेलो दोस्तों, RSGIS में आपका स्वागत है। तो ये आपकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ओके, इसका हम एनालिसिस करेंगे कि इस न्यूज़ में क्या था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मंदिर ने ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है, यानी कि एक विधिक अधिकार प्राप्त किया है जो उसके वर्ड मार्क संरक्षण, लोगो मार्क संरक्षण पर आधारित है। अब इस न्यूज़ को हम डिस्कशन करेंगे, बट आप इस बात को समझिए। सबसे पहले इस न्यूज़ के अंदर सिर्फ कितना था, सिर्फ इतना पार्ट था कि जगन्नाथ जो मंदिर है उसने ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है। किस किस पर? अपने वर्ड मार्क पर और अपने लोगो मार्क पर। ये सिर्फ न्यूज़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ड मार्क क्या है आपके, लोगो मार्क क्या है, ठीक है? जिस पर श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करा है। ओके, तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इसको मैं डिस्कशन करूंगा। पहले एक समरी बता देता हूँ कि इस न्यूज़ जो आई है जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हम उसका डिस्कशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रखना है। साथ ही हमें यह भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ट्रेडमार्क संरक्षण जो है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों प्राप्त किया है, क्यों जरूरी था। जबकि इसमें एक डिबेट भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट उसको हम थोड़ा लास्ट में समझेंगे। पहले जो मोटी मोटी न्यूज़ है पहले उसको समझ लेते हैं। ओके, इसके बाद में आप ये समझो कि ये सिर्फ इतनी न्यूज़ है। ओके, अब इस न्यूज़ से हम इसका बेसिक निकालेंगे। यहाँ पर बेसिक क्या निकला? एक तो हमारा जगन्नाथ मंदिर निकला, यानी कि हम जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड सारा बेसिक पढ़ेंगे जितना हम कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो दूसरा बेसिक जो हम पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? ट्रेडमार्क का। ये ट्रेडमार्क हमारा होता क्या है। ओके, तो ये मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का जब हम बेसिक पढ़ेंगे उसमें हम किस किस डायमेंशन में जाएंगे। सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखेंगे, ठीक है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो देखेंगे, शैली किस तरह की है, पवित्र त्रिमूर्ति जो है उन तीनों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम इसका धार्मिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसकी अन्य विशेषताओं के अंदर ये जो मूर्तियां हैं तीनों लकड़ी की बनी हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो छायाहीन संरचना, यानी कि जो श्री जगन्नाथ मंदिर है उसका जो शीर्ष जो है उसकी कभी भी छाया जो है मंदिर के जमीन पर नहीं बनती है चारों तरफ। इस तरह की वो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस से बनाया हुआ है, ठीक है? तो उसको भी हम समझेंगे। इसके साथ में जो हमें समझना है वो क्या समझना है? ट्रेडमार्क संरक्षण। मैंने बताया आपको, पहले भी बताया इससे पहले, कि न्यूज़ सिर्फ इतनी है कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है क्या प्राप्त करा? हमारा ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करा। बट वहां पे हमें बेसिक निकल कर आ गया दोनों चीजों का। हमें जगन्नाथ मंदिर के बारे में पढ़ना है, इसके साथ में ट्रेडमार्क संरक्षण को भी समझना है। तो ट्रेडमार्क संरक्षण के अंदर जो हम समझेंगे, सबसे पहले वर्ड मार्क संरक्षण क्या होता है, लोगो मार्क संरक्षण क्या होता है, ठीक है? और इसके साथ में समझेंगे ट्रेडमार्क क्या है, किस अधिनियम के तहत है, ओके, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास कितनी होती है, ठीक है? इसके साथ में एक वर्ड है ये वाला, मैड्रिड प्रोटोकॉल, इसको समझना है। अब ये मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है? इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, प्रशासन कौन करता है, और एसजेटीए किस तरह से इसका फायदा ले सकता है, या फिर जस्ट एग्जांपल समझेंगे औरों के बारे में। तो कहने का सेंस ही क्या है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है। मान लो कि श्री जगन्नाथ मंदिर ने जो है इंडिया के अंदर तो अपना ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त कर लिया है। मान लो इंटरनेशनल लेवल पर करना हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर करने के लिए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? मान लो इतने सारे देश हैं, सब देशों में जाके अलग अलग तो हम ट्रेडमार्क संरक्षण लेंगे नहीं, ठीक है? तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसी को हम जो कहते हैं मैड्रिड प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर 130 प्लस देश साथ में, ठीक है? अब हमारी जो न्यूज़ थी, अब उसका डिस्कशन करते हैं। देखो, जो श्री जगन्नाथ मंदिर है, ये एक तरह से ऐतिहासिक रूप से ये किसी मंदिर की तरफ से पहला कदम है, ठीक है? तो भारत में पहली बार किसी भी मंदिर को विधिक बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है? एसजेटीए ने अपनी पवित्र शब्दावलियों, प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क अधिकार प्राप्त किए हैं। अब शब्दावलियाँ कौन सी है, प्रतीक कौन से हैं, उसको समझते हैं। इसके साथ-साथ ना आप ये भी समझ लो, जो जगन्नाथ मंदिर है, इसको हम व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, व्हाइट पैगोडा। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। अब ऐसा किस लिए दिया उसको समझते हैं। देखो, जब अंग्रेज जब पानी के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए पुरी के तट पर आया करते थे, ठीक है? तो वहाँ पर पहुँचने से पहले उनको ये जो मंदिर है, व्हाइट कलर का दिखाई देता था, क्योंकि ये चूने से बना हुआ था, ठीक है? इसलिए इसको व्हाइट पैगोडा कहते थे। इसके साथ में ये भी समझेंगे, व्हाइट पैगोडा के साथ में इसी तरह से कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, उसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने ये नाम क्यों दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि जो हमारा सूर्य मंदिर है, ठीक है? वो गहरे रंग से बना हुआ है, ठीक है? तो वो दूर से समुद्र से देखने पर क्या होता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब एसजेटीए को ट्रेडमार्क संरक्षण, ठीक है? सबसे पहले मैंने बताया आपको वर्ड मार्क होता है। ट्रेडमार्क के अंदर जो होता है, हमारी 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेडमार्क, ठीक है? और एक होता है हमारा वर्ड मार्क, एक लोगो मार्क, ठीक है? ट्रेडमार्क के अंदर। अब वर्ड मार्क जिन्हें प्राप्त हुआ, एक है पतित पावन, एक है आनंद बाजार, ठीक है? और लोगो मार्क जो मिला है वो किसको मिला है? नीला चक्र, नील चक्र जो होता है, ठीक है? इसको नीला चक्र भी कह देते हैं हम भाषा में, बट नील चक्र। अब ऐसा नहीं है कि नील चक्र हम पढ़ रहे हैं तो वो नीले कलर का होगा, इसको हम समझेंगे अभी। देखो, पतित पावन का मतलब क्या? पतित का मतलब होता है पापियों को,
पावन का मतलब होता है पवित्र करने वाला, यानी कि पतित पावन जो है, इसका कहने का सेंस ये पापियों को पवित्र करने वाला। अब पतित पावन नाम है क्या, ये इसको समझते हैं। देखो पतित पावन जो है, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर सिंह की मूर्ति बनी हुई है, उसके सिंह द्वार बना हुआ है, उसके राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड में जो है पतित पावन जो है ये एक मूर्ति स्थापित है, और ये जो है श्री जगन्नाथ का ही एक रूप है, भगवान जगन्नाथ जो है उन्हीं का एक रूप है, ठीक है। अब ऐसा किस लिए है कि ये जो हमारा सिंह द्वार है उसके पास में स्थापित करी गई है, जबकि ये पत्थर की बनी हुई है, ठीक है, धातु की बनी हुई है, और जो मेन मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी हुई है वो लकड़ी की ही बनी हुई है। इन बातों को भी समझना आप अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो पतित पावन है ये किस लिए बनी, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो कि कुछ लोग इस तरह के जो पापी पापी किसे कह रहे हैं, जो लोग धर्म से भटक गए, ठीक है, या फिर जो विदेशी लोग थे पुरानी सदी में, उनका मंदिर में प्रवेश ठीक नहीं माना जाता था। तो कहने का सेंस ये था, जिनको ये लगता था कि जो भटक गए बट भगवान जगन्नाथ से जो है असीम स्नेह रखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये था कि वो प्रवेश द्वार पर आके और आपकी ये जो पतित पावन, ये जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जो कि जगन्नाथ भगवान का हमारा क्या है, एक स्वरूप है, इसको देख लें बस, तो उनके सारे पाप क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, यानी कि वो एक तरह से पवित्र हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मान लो वो मुख्य द्वार तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए रोक लगी हुई है, अगर जो नील चक्र है हमारा वो बाहर से ही देख लें और पतित पावन इस मूर्ति के पास में आ जाए, ठीक है, इसके दर्शन कर लें, तो उनको वही चीज प्राप्त होगी जो मुख्य द्वार में, यानी कि जो हमारा जो मेन जहां पर मंदिर स्थापित है, जो वहां पर लोग जाते हैं, जितने पवित्र वो होते हैं, सेम यहीं पर भी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है। अब है कि आनंद बाजार, ये आनंद बाजार क्या है, ये पवित्र महाप्रसाद ग्रहण का क्षेत्र है, ठीक है। अब इसका नाम आनंदी क्यों पड़ा, इस चीज को भी समझेंगे हम। देखो एक चीज समझो, ये पवित्र महाप्रसाद, ये दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रसाद बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात समझने की है कि आनंद बाजार ही क्यों नाम पड़ा इसका, तो ऐसा माना जाता है जो भक्त होते हैं महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद में उन्हें भक्तों को जो असीम और दिव्य आनंद की प्राप्त होती है, इसीलिए इसको आनंद बाजार कहा जाता है, ठीक है। अब मेन चीज जो आई है, देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये जो हॉल है दुनिया का, मैंने बता दिया सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल एक तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई जाति हो, किसी भी जाति का बंदा हो, राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक साथ में क्या करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब यहाँ से जो एक पॉइंट निकलता है वो ये निकलता है कि समझो इस बात को, कि यहाँ पर जो छुआछूत जिनको माना जाता था, छुआछूत, यानी कि यहाँ पर सदियों पहले ही ये चीज खत्म हो गई। कहां पर, महाप्रसाद ग्रहण क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर सब तरह के लोग उपस्थित हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं हम ये क्या है, नील चक्र या नीला चक्र हमारा क्या है। देखो ये अष्ट धातु से मिलकर बना होता है, मंदिर के शिखर पर जो हमारा अमलक होता है उसके ऊपर जो बना हुआ है ये नील चक्र अष्ट धातु का बना होता है। अष्ट धातु का मतलब ये 8 धातुओं से मिलकर बना है। जैसे आपका 8 धातु कौन सी हो सकती है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ठीक है, इस टाइप से हमारी 8 धातु से मिलकर बना है। क्या इसका रंग नीला होता है, नहीं नहीं, इसका रंग जो है नीला बिल्कुल भी नहीं होता है। बट नील चक्र इसको क्यों कहा जाता है, अब इसको समझते हैं। देखो भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु के अवतार है, ठीक है, विष्णु और श्री कृष्ण जो है हमारा, इनको जो है नीले रंग का ही एक रूप माना जाता है, ठीक है, यानी कि इनका उससे सीधा सीधा संबंध है, तो उन्हीं के सम्मान में इसको नील चक्र कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो रंग है, हमारा जो चक्र है इसका सुनहरा टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भारत में किसी भी मंदिर द्वारा प्राप्त पहला ट्रेडमार्क संरक्षण है, यानी कि पहला, ये वर्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इस बात को भी समझाऊंगा कि भाई ये ट्रेडमार्क जो लिया गया है किस लिए लिया गया है, अगर इस पे डिबेट है तो क्या डिबेट है उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। इसके साथ ही देखो मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया याद करने के लिए, जो एसडीटी है, ठीक है, एसडीटी क्या है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसने क्या करा, ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करा है, ठीक है। ट्रेडमार्क संरक्षण किन पर प्राप्त होता है, एक तो वर्ड मार्क पर, एक लोगो मार्क पर, ठीक है। वर्ड मार्क क्या है, जो शब्दावली है, एक है पतित पावन, एक है आनंद बाजार, ठीक है, दोनों को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और लोगो मार्क जो मिलता है प्रतीकों पे और डिजाइनों पे मिलता है, ठीक है। यह किससे मिला, नील चक्र को मिला है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा ये है इसका बेसिक, यानी कि जो जगन्नाथ टेम्पल है हम इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसकी स्थिति क्या है और शैली क्या है। देखो पुरी में स्थित है, ये मैंने बता दिया, और शैली जो है ये कलिंग स्थापत्य शैली से निर्मित है, जो नागर शैली का ही एक प्रकार है, उपप्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट जो बना है, कालिंग स्थापत्य शैली, जो कि नागर शैली का क्या है, उपप्रकार है। अब इन दोनों को हम पहचानते कैसे हैं, इसको अभी समझेंगे। इससे पहले इसका निर्माण देख लें कब हुआ था। देखो 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। अब जो बात समझने की है,
जो हमारा पॉइंट निकल कर आया ये आया कलिंग स्थापत्य शैली और नागर शैली, दोनों का फर्क क्या होता है। देखो नागर शैली को समझो, नागर शैली में क्या होता है, पहचानने का तरीका क्या होता है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में आप इसको पढ़ोगे। नागर शैली के अंदर क्या होता है, जो मेन चबूतरा होता है मंदिर का वो जमीन से काफी ऊंचा होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जो मंदिर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो बनता है वो नीचे क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर जाके क्या हो जाता है तुम्हारा, पतला हो जाता है। ठीक है, और इसके शीर्ष पे जो है यहाँ पर ये गोल गोल जो बन रहा है ये अम्लक बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये नागर शैली के मंदिर को पहचानने का तरीका है जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नागर शैली को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि जब आप इसको देखो तो नोट डाउन कर लो शॉर्ट में। तो मैंने बता दिया मंदिर ऊंचे चबूतरे पे बने होते हैं, शिखर क्या होता है, नीचे चौड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे क्या हो जाता है, पतला और हल्का घुमावदार हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर एक गोल अम्लक और कलश होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया आपका नागर शैली। अब बात आई किसकी, कलिंग स्थापत्य शैली। ठीक है, इसमें क्या पहचानने का तरीका होता है, तो देखो इस कलिंग स्थापत्य शैली को पहचानने के ये तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह की छतें पास पास दिखती हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है आपका, एक बहुत ऊंची और खड़ी मीनार, यानी कि जो बहुत ऊंची होगी और खड़ी होगी वो मुख्य मंदिर होगा आपका। ठीक है, ठीक उसके आगे जुड़ी हुई सीढ़ीदार पिरामिड जैसी मतलब चौकोर छत, ठीक है, जिसको हम प्रार्थना हॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कलिंग स्थापत्य शैली को पहचानने का तरीका है, इसको हम इमेज से समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें देखो, ये जो है आपका मुख्य मंदिर है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, और ये आपका क्या है, हॉल, जहां पर श्रद्धालु जाके रुकते हैं, देन इसके बाद में मुख्य मंदिर में जाते हैं। तो ये कलिंग स्थापत्य शैली को पहचानने का तरीका वो तीनों मैंने इसमें दिखा दिए हैं। देखो दिखा दिया, ये ऊंची होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल अलग होती है, और जो मुख्य हॉल जो होता है इसके पड़ोस में आगे की ओर वो इस तरह से होता है आपका। ठीक है, देखो ये चाको टाइप का बना हुआ है, पीछे को इस तरह से बना हुआ है। तो इसके ये तीनों पॉइंट आप समझ लेना अच्छी तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट है पवित्र त्रिमूर्ति और अन्य विशेषताएं में देखते हैं क्या क्या आता है। देखो पवित्र त्रिमूर्ति में क्या क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की वहां पर मूर्ति है, देवी सुभद्रा की है, भगवान बलभद्र की, ये तीन मूर्तियां हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई हैं। ठीक है, अब सुभद्रा कौन है, भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। ठीक है, और बलभद्र, भगवान बलभद्र जो है भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है समझने का ये है कि ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर सिर्फ तीन ही मूर्ति हैं, इसके अलावा चार मूर्ति और है। ठीक है, बट इन तीन की हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। उसका एक रीजन ये है कि उन चार में से तीन मूर्तियां जो है स्थायी रूप से धातु की बनी हुई है। ठीक है, छोटी मूर्ति है जो इनके बराबर में ही रखी हुई है। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट और नोट करने का वो क्या है, हिंदू धर्म के चार धाम है उनमें से पुरी भी है। तो पुरी एक ऐसा मंदिर है जहां पर भाई बहन के रिश्तों को साफ साफ दिखाया गया कितना ऊपर है, वरना जितने भी मंदिर आप देखोगे वो तीनों, उसके अंदर क्या है, ज्यादातर पति पत्नी का रूप आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर के अंदर आपको भाई और बहन की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान जगन्नाथ की जो पत्नी थी उनकी मूर्ति इस मंदिर में नहीं है, वो इसी मंदिर में है जो इनके पास में ही रखी है, बट क्या है इन तीन का जिक्र ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनकी दो जो पत्नियां थी, एक श्रीदेवी और एक क्या कहते हैं उनका नाम, एक थी भूदेवी और एक माधव। माधव जो है हमारा श्री जगन्नाथ का ही एक रूप है, प्रतीक के रूप में रखी हुई है। वो ये जो तीनों मूर्तियां किसकी बनी हुई, पत्थर की बनी हुई है। जब भी छोटे मोटे कोई उत्सव होते हैं तो भगवान जगन्नाथ की मेन मूर्ति नहीं निकाली जाती है, जो माधव नाम से एक मूर्ति रखी हुई है उसी को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने की थी। और एक जो मूर्ति है वो इनके सुदर्शन चक्र की है। ठीक है, तो इस तरह से जो रत्न सिंहासन है पूरा उस पर 7 मूर्ति स्थापित है, जिसमें से 3 ये मूर्ति है, एक सुदर्शन चक्र है, 2 इनकी वाइफ है और एक माधव जो कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का ही रूप है, एक उनकी मूर्ति स्थापित है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद है लकड़ी की मूर्तियां। ये मैंने आपको बता दिया, ये तीनों मूर्तियां जो है लकड़ी की बनी हुई है, पत्थर या धातु के बजाय लकड़ी से निर्मित मूर्तियां। ठीक है, ये आदित्य परंपरा है। अब लकड़ी से निर्मित होने के कारण लकड़ी जो होती है एक वक्त के बाद खराब हो जाती है, 10-12 साल जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा साल जिसमें आषाढ़ के जो है हिंदू पंचांग के अनुसार क्या है, आषाढ़ के किसी 2 महीने आ जाए किसी भी साल के अंदर, ऐसा कब होता है, ये आपका 8वें साल, 12वें साल और 19वें साल में। तो इनको बदला जाता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है कि भगवान जो है हमारे नया रूप धारण कर रहे हैं। तो जो पुरानी मूर्ति होती है लकड़ी की, उसमें से एक ब्रह्म द्रव निकलता है। ठीक है, उसको पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में स्थापित करा जाता है। और ऐसा करते वक्त ये सीधी सीधी मान्यता है, कहा जाता है कि पूरे पुरी की लाइट को सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। जो मंदिर के मेन पुजारी होते हैं उन्हीं को सिर्फ इसकी अनुमति होती है, और उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है और मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां पर समझने की है। छायाहीन संरचना, ये बात मैंने
डिस्कशन करनी है बहुत अच्छे से। देखो ये कह रहा है कि जो इसकी मुख्य संरचना है छाया भूमि पर नहीं बनती, यानी कि मुख्य संरचना की जो छाया भूमि पर नहीं बनती। इस बात का मतलब क्या है, मुख्य संरचना कौन सी है, जो उसका शीर्ष है इस तरह से बनाया हुआ है, यानी कि तो उसकी छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। तो मुख्य संरचना में शीर्ष हो गया, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जो है दो तरह के तर्क आ जाते हैं। देखो कुछ लोग ये मानते हैं, जो रीजनेबल बात करते हैं, उनका कहना यह है कि इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनाई गई है, यानी कि जो वास्तु शिल्प कला इस तरह से तैयार किया गया है कि इसकी जो एंगल है इस तरह से डिजाइन है कि उसकी शीर्ष की जो छाया कभी भी जमीन पर नहीं आए। बट जो भी धार्मिक मान्यता है, श्रद्धालु इसे जो अलौकिक महिमा व चमत्कार मानते हैं। ठीक है, तो अपना अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है, सारी बात है। देन इसके बाद देखते हैं हमारी धार्मिक मान्यता क्या है या सांस्कृतिक आपका महत्व क्या है। ठीक है, तो चार धामों से एक है, मैंने आपको पहले बता दिया, पुरी जो है, एक द्वारिका है, एक बद्रीनाथ है, एक रामेश्वरम है। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया कि इसमें जो पूजा होती है किसकी होती है, भाई और बहन जो है। इसमें मैंने बता दिया, आप जब सर्च करोगे तो पति पत्नी के रूप में मानते हैं, भगवान जो पति पत्नी के रूप में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ये हमारी रथ यात्रा है, यानी कि यहाँ पे प्रतिवर्ष क्या होता है, लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं इस महोत्सव में भाग लेते हैं। ठीक है, बट जो मैं कह रहा था कि हम पॉइंट बीच बीच में पढ़ेंगे कि भाई मंदिर जो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको ट्रेडमार्क संरक्षण लेना पड़ा, यानी कि कोई विधिक अधिकार लेना पड़ा। ठीक है, तो जरूरत वो ये थी कि जब भी ये उत्सव होता था, श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी नकली प्रसाद पकड़ा गया है, जो नकली प्रसाद होता है, तो इस पर रोक लगाने के लिए मंदिर ने इस तरह का कदम उठाया है। बट कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। ठीक है, जो किसी संस्था के उत्पादों सेवाओं को अन्य से अलग पहचान दिलाने वाले विशिष्ट शब्द हैं, लोगो हैं, प्रतीक है, वाक्यांश या चिन्ह को विधिक संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण की जो ड्यूरेशन होती है 10 वर्ष होती है, उसके बाद इसको बार बार नवीनीकृत किया जा सकता है। अब इन सारे वर्ड को समझो, ट्रेडमार्क के अंदर जो हम वर्ड ले रहे हैं, जैसे शब्द ले रहे हैं, एक लोगो ले रहे हैं, प्रतीक ले रहे हैं, वाक्यांश ले रहे हैं या फिर चिन्ह ले रहे हैं। देखो शब्द क्या है, शब्द जैसे गूगल है, टाटा है, तो ये शब्द है। ठीक है, इसी तरह से लोगो क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो आपने नाइकी का साइन देखा होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, हम पहचानते हैं। या एप्पल जो कंपनी है उसका जो लोगो क्या आधा सेब है, तो ये लोगो को पहचानने का तरीका है। प्रतीक क्या होता है, इससे पहले वाक्यांश समझो। वाक्यांश क्या होता है, हमारा टैगलाइन। ठीक है, जैसे टैगलाइन को हम कैसे पहचानेंगे, भाई वाक्यांश है, इस पर विधिक अधिकार हमारा मिल रहा है, तो पहचानने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वाक्यांश क्या होता है। जैसे थम्सअप है, थम्सअप क्या पे क्या होता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, ये उनका वाक्यांश है। ठीक है, इसी तरह से आप ले सकते हो मैकडोनाल्ड में क्या, आई एम लविंग इट। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, तो इस पे ये ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रतीक, प्रतीक क्या होता है, जैसे मर्सिडीज तरह का चिन्ह होता है इसके अंदर, जैसे मर्सिडीज होती है, मर्सिडीज के अंदर आपके 3 स्टार बन रहे होते हैं, तो इसको पहचानने का तरीका। चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने की बात है चिन्ह। देखो चिन्ह, जैसे चिन्ह जो होता है कई तरह का हो सकता है आपका, पहले तो ये समझ लो। अगर किसी भी कंपनी ने अपना चिन्ह ले रखा है, ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका होगा, आप उसको देखकर पहचान सकते हो। जैसे कोका कोला की कंपनी की जो बोतल होती है, आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये कोका कोला कंपनी की बोतल है। इसी तरह से कैडबरी का खास बैगनी रंग। ठीक है, तो ये हमारे सबके यहाँ चिन्ह है, और चिन्ह को पहचानने के लिए ना तो हमें शब्द की जरूरत पड़ती है ना लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज हमें यहाँ पर समझ लेनी है। अब ये मैंने बता दिया, ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, जो ये कानून की वह शाखा है जिसमें इंसानी दिमाग की रचनाओं, जैसे ब्रांड, लोगो या किसी ने किताब लिख दी, उन पे क्या देता है, विधिक संरक्षण देता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसके ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और ट्रेडमार्क्स नियम 2017 का प्रशासन करती है। ये मैड्रिड प्रोटोकॉल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा देती है। भारत इस प्रोटोकॉल का क्या है, पक्षकार है। इसको और डिटेल में समझेंगे। देखो एक चीज समझो, ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्री है, ठीक है, ये पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक की पक्षकार है। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित है, और ये जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, ये DPIIT के डिपार्टमेंट से क्या रिलेटेड है। अब DPIIT क्या है भाई, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको हिंदी बोलेंगे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। यहाँ पे संवर्धन जो है, यानी कि प्रमोशन जो है, प्रमोशन का मतलब पदोन्नति इस टाइप से नहीं है, यहाँ पे प्रमोशन का मतलब, प्रमोशन का मतलब है विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, और ये CGPDTM जो है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, ये वर्ड मार्क और लोगो मार्क मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब मैड्रिड प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। वर्ड मार्क क्या होता है, विशेष शब्दावलियों को, पतित पावन को मिला है, आनंद बाजार को मिला है। इसी तरह से लोगो मार्क क्या होता है, प्रतीकों और डिजाइनों को। ठीक है, ये नील चक्र को मिला है। अब लोगो मार्क को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रतीक क्या होते हैं, डिजाइन क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, इस सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
इसके बाद में जो लास्ट में हमें देखना है वो है मैड्रिड प्रोटोकॉल। देखो मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण। ठीक है, मैड्रिड प्रोटोकॉल WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ट्रेडमार्क मालिकों की आवेदन में कई देशों से संरक्षण मांगने की सुविधा देती है। ठीक है, यानी कि हम एक ही आवेदन से क्या कर सकते हैं, अलग अलग देशों का विधिक बौद्धिक संपदा जो अधिकार होता है यानी कि ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत इसका जो पक्षकार है 2013 से है, 2013 से भारत इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जेनेवा स्थित WPIO प्रोटोकॉल का प्रशासन करती है। ठीक है, और SJT लिए की क्या महत्व है इसके लिए, देखो जो नील चक्र, पतित पावन, आनंद विहार के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जोमेटो को। जैसे जोमेटो क्या है, इंडिया के अंदर पूरा आपको फूड को लेकर फेमस है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कल को जोमेटो अलग अलग देशों में काम करने लगे तो वहां पर भी तो उससे कुछ जो उसका ट्रेड संरक्षण होता है उसको चाहिए होगा, आपका उसका जो एक लोगो होता है या वर्ड मार्क है, तो उसको अप्लाई करने का ये एक तरीका है हमारा मैड्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि सिर्फ न्यूज में इतना था कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, आपका ट्रेड संरक्षण प्राप्त करा। दो तरह से होता है ये, एक तो वर्ड मार्क, एक लोगो मार्क। जो वर्ड मार्क मिला पतित पावन पे मिला, ठीक है, आनंद बाजार पे मिला, जबकि लोगो मार्क किस पे मिला, नील चक्र में मिला। ठीक है, बट यहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई करा, यहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई करा हमें इसके साथ साथ में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने उसका बेसिक पढ़ा, इसके साथ में हमने ट्रेडमार्क संरक्षण होता है उसका बेसिक पढ़ा। और इसी तरह से जगन्नाथ मंदिर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसके बारे में क्या क्या जाना, उसका इतिहास जाना। ठीक है, उसकी स्थिति जानी, उसकी लोकेशन जानी, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका हमने धार्मिक महत्व जाना। ठीक है, कुछ और विशेषताएं जानी कि भाई इसकी छाया जो होती है, जो उसकी शेष होता है, कभी भी जो है जमीन पर नहीं आती है। इसके साथ में हमने ये भी जाना कि जो तीन मेन मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, इसी के साथ में जब हम आए किस पे, ट्रेड संरक्षण पर आए, तो हमने उसके अंदर दो तरह का संरक्षण जाना, एक वट संरक्षण, एक लोगो संरक्षण। अब वट संरक्षण के अंदर मैंने आपको बताया पतित पावन को मिला और उसके साथ ही किसको मिला, आनंद बाजार को मिला। इन दोनों शब्दावलियों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ में जब फिर लोगो संरक्षण बताया, नील चक्र को मिला, नील चक्र को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। भाई नील चक्र क्यों कहा जा रहा है, एक रीजन ये भी बता दिया, एक रीजन उसका ये भी है, दिन में जब आसमान का रंग उस चक्र के ऊपर पड़ता है तो दूर से देखने पर नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसका एक रीजन ये भी है। ठीक है, इसके साथ में फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या होता है, मैड्रिड प्रोटोकॉल से हमें क्या फायदा हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आपको समझा दिया है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।